नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द लाइव मिरर। दोस्तों, जरा उस समय को याद कीजिए जब देश में यूपीए 2 की सरकार थी और उसी समय देश में एक बड़े आंदोलन का आह्वान हुआ जिसे अन्ना आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अन्ना आंदोलन में एक शख्स ने ईमानदारी का चोला पहनकर राजनीति में प्रवेश किया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल दोस्तों अन्ना आंदोलन से ऐसे चमके मानो देश में अगर किसी को ईमानदारी की मिसाल देनी हो तो वो याद करे अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल ने इस आंदोलन से देश में यूपीए 2 की सरकार को हटाने में मदद तो की और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी का दामन पकड़ा और अपने बच्चों की कसम तक खाई कि वो काफी ईमानदारी से राजनीति करेंगे और दिल्ली की जनता के लिए कुछ सकारात्मक चीज जरूर करेंगे। दोस्तों, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा किया और वहीं से जन्म हुआ आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल ने लगातार 3 बार दिल्ली के चुनाव को जीता और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बैठने में सफलता हासिल की। दोस्तों, हमें यह सोचना पड़ेगा कि जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने ईमानदारी की बात ऐसे की जैसे उन जैसा ईमानदार शायद भारत देश में है ही नहीं और लोगों ने विश्वास भी किया। तभी तो वो 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई कि वो हमेशा आम आदमी ही रहेंगे, न तो वो बड़ी गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे, न तो वो बंगले का इस्तेमाल करेंगे। परंतु चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों के खाई कसम को भुलाने में तनिक भी देरी ना की। उन्होंने जो आलीशान जिंदगी जिया, खैर वो तो दिल्ली के तमाम जनता देखे ही होंगे। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या जिस ईमानदारी का दामन पकड़कर अरविंद केजरीवाल राजनीति में प्रवेश किए थे तो क्या राजनीतिक जीवन तक अर्थात अभी तक अरविंद केजरीवाल ने ईमानदारी को थामे रखा? क्या अपनी पूरी राजनीति ईमानदारी से की या फिर बेईमानी के रास्ते पर अरविंद केजरीवाल भी चलने को मजबूर हुए? दोस्तों, मजबूर होना और सत्ता की चाह में बेईमानी को जबरदस्ती पकड़े रखना अपनी इच्छा के अनुसार, दोनों में काफी अंतर होता है। अच्छे राजनेता तो वो होते हैं जो मजबूरी आने पर भी ईमानदारी के दामन को छोड़ते नहीं, परंतु अरविंद केजरीवाल ने अपने शौक से पद पर बने रहने के कारण ईमानदारी के दामन को छोड़ा और बेईमानी के रास्ते पर चल पड़े। अभी हाल फिलहाल दोस्तों दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की हार हुई और दिल्ली में
भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत गई। आपने देखा होगा कि किस तरह इस चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उनके विधायकों को फोन किया जा रहा है और 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। दोस्तों, इसमें तो सोचने वाली बात नहीं कि अगर आप झूठ, भले ही कोई बात झूठी क्यों ना हो, अगर ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे तो जनता भ्रम में आएगी। परंतु इस बार जनता अरविंद केजरीवाल के चेहरे को पहचान चुकी थी। शायद इसी कारण अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी बचा नहीं पाए और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हार गए। दोस्तों, देश के एक वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा अरविंद केजरीवाल के ही पार्टी के एक सदस्य योगेंद्र यादव से साक्षात्कार में कुछ बात करते हुए दिखते हैं। आइए देखिए उन दोनों के बीच आखिर क्या बातें होती हैं, आप सुनिए। बहानेबाजी है, ये आपको लगता है राजनीति में महंगी पड़ती है और महंगी पड़ गई? दीपक भाई, आपको ईमानदारी से एक बात मुझे बतानी पड़ेगी कि कल मैंने जब परसों ये खबर सुनी 15 करोड़ वाली, मुझे हंसी आई, दुख हुआ, इसलिए कि एग्जैक्टली यही खेल 2013 में खेला गया था। मैं उस वक्त पार्टी में था। 2013 में आम आदमी पार्टी के 28-29 विधायक आए थे और फिर अगले दिन अरविंद ने बताया कि हमारे विधायकों को फोन किया जा रहा है, और ये एग्जैक्टली वही वोटिंग होने से पहले और चुनाव का परिणाम के बाद और चुनाव का परिणाम होने से पहले अरविंद ने यही कहा कि हमारे विधायकों को फोन किए जा रहे हैं। बीजेपी वाले नाम लेके कहा, बीजेपी के एक नेता का नाम लेके बोला कि वो फोन करवा रहे हैं। तो मैंने कहा तो बहुत बुरी बात है, बहुत मुझे गुस्सा आया। हम लोगों ने बयान वगैरह भी दिए उसके बारे में। लेकिन ये सब होने के बाद जब हम आम आदमी पार्टी छोड़े, उस वक्त हमारा एक साथी मेरे पास आया, कहता सर आपको एक पूरी बात बतानी। मैंने कहा क्या? उसने कहा वो फोन अरविंद ने मेरे से करवाए थे, वो किसी बीजेपी वाले ने नहीं किए थे। मेरे को फॉरेन का एक सिम दिया है, उसने एग्जैक्टली बताया कौन कौन लोग मेरे साथ थे। हमें कहा कि दिल्ली की बॉर्डर के बाहर जाओ, ये सिम नंबर इस्तेमाल करो, तुम लोग ये फोन करो। ये मैं नया खुलासा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उस साथी ने, उनका नाम था परमजीत सिंह, उनका देहांत हो गया पिछले साल। उन्होंने बाकायदा ये बात वीडियो पे कही, ये पूरा किस्सा बयान किया है। और ये खुद यानी कि आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता जो उन दिनों अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीक थे, उनसे कह के अरविंद ने काम करवाया था। एक तो करवाया, उन्हें ये बताया कि मैं जांच रहा हूं कि कौन सा हमारे विधायक लॉयल हैं और कौन हमसे टूट सकते हैं, मैं उनकी परीक्षा ले रहा हूं। उन्होंने कर दिया ये काम। अगले दिन अरविंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी वाले कर रहे हैं और हमारी पार्टी को खतरा है। तो उसने कहा जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा मुझसे पाप हो गया सर, मैं तो चुप रहा, पर आज आपके सामने मैं उस पाप के लिए माफी मांगने आया हूं। मेरे साथी ने मुझे बताया था। जब इस तरह के काम होते हैं तो आपको लगता है। दोस्तों, योगेंद्र यादव जो शुरू से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्होंने खुलासा किया कि 2013 में जब अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीता था, 28 या 29 सीटें आई थी, पूर्ण बहुमत नहीं था अरविंद केजरीवाल को। तो कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने ही कार्यकर्ता के द्वारा अपने ही पार्टी के विधायकों को फोन करवाकर और उसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। दोस्तों, दीपक शर्मा जी और योगेंद्र यादव जी के बीच जो बातचीत हो रही है, उसमें स्पष्ट योगेंद्र यादव ने कबूला है
कि 2013 में अरविंद केजरीवाल ने ऐसी करतूत की थी और पुनः उसी करतूत को इस बार के चुनाव में 2025 के विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने फिर उसे दोहराने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की। ऐसे नेताओं को शर्म तो आनी ही चाहिए और अच्छा हुआ कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हार गए। मैं दिल्ली पुलिस प्रशासन से यह अनुरोध करूंगा कि दीपक शर्मा जी और योगेंद्र यादव जी के बीच जो भी वार्ता हुई है और योगेंद्र यादव ने खुलासा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने ही कार्यकर्ता से फोन करवाया और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। इस संदर्भ में अगर पॉसिबल है तो इस पर जांच बैठाया जाए और अरविंद केजरीवाल जी पर कार्रवाई की जाए। दोस्तों, दीपक शर्मा और योगेंद्र यादव जी के बीच जो भी वार्तालाप हो रही है उससे एक सवाल अरविंद केजरीवाल पर और उठेंगे। अगर योगेंद्र यादव जी सही बोल रहे हैं तो निसंदेह अरविंद केजरीवाल ने अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। अब अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करना मुश्किल लगता है। दोस्तों, ऐसे राजनेता पर भरोसा करना मुश्किल लगता है और कभी करना भी नहीं चाहिए भरोसा। दोस्तों, योगेंद्र यादव जी का कहनाम है कि 2013 में वो जिस कार्यकर्ता से, जो अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी कार्यकर्ता माने जाते थे, उनका नाम परमजीत सिंह। दोस्तों, योगेंद्र यादव जी का यह भी कहनाम है कि परमजीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, शायद पिछले ही साल उनका देहांत हो गया। मैं दिल्ली प्रशासन से अनुरोध करूंगा, मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह से निवेदन करूंगा कि एक बार इस विषय पर भी जांच बैठाई जाए कि क्या अरविंद केजरीवाल जी के जो मित्र, जो कार्यकर्ता, उनके करीबी परमजीत सिंह थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्या उनका निधन एक सामान्य निधन था या फिर उनका निधन किसी दुर्घटनावश हुआ? क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर भरोसा अब करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। दोस्तों, ऐसे राजनेता पर विश्वास करना हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने, उनके मन में यह डर सता रहा हो कि परमजीत सिंह से मैंने फोन तो करवा दिया, परंतु आगे चलकर कहीं शायद मैं फंस न जाऊं। ऐसे नेता कुछ भी कर सकते हैं। मैं साफ बता दूं दोस्तों, मैं ऐसा ब्लेम नहीं कर रहा हूं कि परमजीत सिंह के निधन में अरविंद केजरीवाल का हाथ है, लेकिन अगर परमजीत सिंह जी का निधन अगर नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी घटना के कारण अगर उनका निधन हुआ है तो पुलिस प्रशासन को, दिल्ली पुलिस प्रशासन को एक बार इस विषय पर जांच करनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपना विश्वास खो दिया है। दोस्तों, देश की जनता अरविंद केजरीवाल के नियत को समझ चुकी है, जिस कारण अरविंद केजरीवाल
अपनी ही सीट पर शिकस्त होते हैं, हार जाते हैं दोस्तों। अब आगे देखना है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में करते क्या है और मेरे इस आरोप पर जो कि दीपक शर्मा और योगेंद्र यादव के बीच जो हो रही बातचीत है, उसके संदर्भ पर, उसके अनुसार मैं यह प्रश्न उठा रहा हूं। अब काम पुलिस प्रशासन की है कि इसकी जांच करे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता पर विश्वास करना नामुमकिन है। नमस्कार दोस्तों।